Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 11 का अगला टॉपिक है जिसका टाइटल है क्रेब्स साइकिल, या इसको सिट्रिक एसिड साइकिल या इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, ये तीन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले क्रेब्स साइकिल स्टार्ट कैसे होता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब पायरुविक एसिड बन जाता है ग्लाइकोलाइसिस में, फिर उसकी ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन भी स्पेशल किस्म की होती है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी उसमें NaDH भी बनता है, हाइड्रोजन निकाले जाते हैं पायरुविक एसिड से और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाली जाती है। तो जिसकी वजह से जो पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला है वो 2 कार्बन वाले एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो एसिटिक एसिड है वो इनएक्टिव होता है, वो एक कोएंजाइम ए अवेलेबल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, उसके साथ मिलता है जिससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है। ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में। जब साइटोप्लाज्म से पायरोवेट जो ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हो रही होती है तो उसकी मजीद ऑक्सीडेशन के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है, तो वहां जाके क्रेब्स साइकिल को वो स्टार्ट करते हैं। इस वजह से आपने साइट याद रखनी है, जो क्रेब्स साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा होता है। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसकी जो ही वो क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है और उसमें जितने भी प्रोडक्ट बन रही होती है उनकी मजीद ऑक्सीडेशन होती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती क्योंकि ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो चुका होता है। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज से क्या मुराद है कि ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका होता है, यानी C6H12O6, इससे सारे हाइड्रोजन निकल के CO2 के मॉलिक्यूल बन चुके होते हैं। तो जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे कि ये कंप्लीट इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। तो कुछ ऑक्सीडेशन इसकी पहले हो चुकी है, काफ़ी सारे हाइड्रोजन निकल चुके हैं, पायरुविक एसिड से निकल चुके हैं। अब फर्दर जो उसके पास ऑक्सीडेशन रह गए थे, जैसे अगर हम एसिटिक एसिड की भी बात करें तो एसिटिक एसिड में भी तो कुछ हाइड्रोजन है ना, तो इसका मतलब ये है कि एसिटिक एसिड इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, ये मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म नहीं है ग्लूकोज की। हाँ, उस वक्त मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडेशन होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो जो ग्लूकोज की प्रोडक्ट बन रही है उसमें से जब तक हाइड्रोजन नहीं निकलती उसको हम कभी भी नहीं ये कहेंगे कि ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसकी हो गई। तो क्रेब्स साइकिल में आके जो थोड़ी बहुत हाइड्रोजन ग्लूकोज में बाकी होती है वो भी निकल जाती है। तो इस वजह से क्रेब्स साइकिल वो स्टेज है, आप कह सकते हैं पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन की, जहां ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन क्या होती है, कंप्लीट होती है। इससे अगली जो स्टेज है उसमें जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की रिजल्टेंट प्रोडक्ट हैं वो फिर इस्तेमाल होती हैं। ऑक्सीडेशन यहाँ कंप्लीट होती है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ कंप्लीट हो गई है। आगे फर्दर स्टेप में भी चलेगा प्रोसेस, लेकिन फर्दर स्टेप में ग्लूकोज की प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से जो प्रोडक्ट निकलती हैं जैसे NaDH निकलेगा, FADH2 निकलेगा, वो जाके इस्तेमाल होंगी। तो इस वजह से ये सेंटेंस आप लोगों ने जहन में याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होता है, तो आपने याद रखना है कि क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर्स इनटू द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वो केमिकल रिएक्शन की जब सीरीज में इंटर होता है तो उस केमिकल रिएक्शन की सीरीज के जरिए से क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, वो मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। अच्छा, क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल क्यों कहा जाता है? एक बायोकेमिस्ट है, उसी के नाम पे क्रेब जिसका नाम है तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अच्छा, अब क्रेब्स साइकिल को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फ्यूल ऑफ द क्रेब्स साइकिल ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है जिसने क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो ही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एसिटाइल कोएंजाइम ए पहुंचता है तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक प्रिकर्सर सब्सटेंस,
प्रिकर्सर का वर्ड हमेशा उसके लिए इस्तेमाल हो जो ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो ऑक्सैलो एसीटेट जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑलरेडी पड़ा होता है, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में जो एसिटाइल है वो 2 कार्बन वाला है और ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन वाला है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन को चलाने के लिए पानी को ऐड किया जाता है। इस रिएक्शन का इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहले जो कोएंजाइम वाला पोर्शन है, कोएंजाइम वाला पोर्शन, जैसे ये मैंने एसिटाइल कोएंजाइम ड्रा किया है, इतना जो पोर्शन है, इतने जो पोर्शन है ये आगे चला जाता है, यानी ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिल जाते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है ये दोबारा रिमूव होके कोएंजाइम ए बना देते हैं, जिसने फिर दोबारा एसिटाइल एसीटेट जो प्रीवियस स्टेप है उसमें एसीटेट के साथ मिलकर उसको एक्टिव बना के वो दोबारा लेके आएगा। यानी आप ये समझ लें कि यहाँ दोबारा रीजनरेशन ऑफ कोएंजाइम ए हो जाएगी, और ये वाला जो 2 कार्बन है ये इस ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलेंगे। अब 4 कार्बन ये हैं और 2 कार्बन ये हैं, तो ओवरऑल एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। तो इसमें कार्बन की तादाद कितनी होगी? 6 कार्बन होगी। तो इसको अगर हम इस पहले स्टेप को यानी थ्योरेटिकली पढ़े तो सबसे पहले क्या होगा कि यूनियन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट होगी विद एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रीवियस स्टेप से आया है उसकी ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलना होगा। कोएंजाइम ए इज रीजनरेटेड, ये वाला जो कोएंजाइम ए ये दोबारा बन जाएगा, फिर अगले एसीटेट को एक्टिव करके दोबारा लेके आएगा। वाटर मॉलिक्यूल इज यूज्ड, पानी का जो मॉलिक्यूल है वो इस्तेमाल होगा, ठीक हो गया। जो प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड बनेगी 6 कार्बन वाली। अब चूंकि इस पूरे साइकिल की पहली जो प्रोडक्ट बन रही है वो 6 कार्बन वाली सिट्रिक एसिड है, इस वजह से इसका नाम रखा गया सिट्रिक एसिड साइकिल। और इसमें चूंकि 3 सिट्रिक एसिड में चूंकि 3 COOH होते हैं तो इस वजह से इसको कहा जाता है, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी इसको कहा जाता है, ये इन शॉर्ट TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको कहा जाता है। तो पहली जो प्रोडक्ट बन गई है वो सिट्रिक एसिड बन गई। तो इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। आगे फिर इस सिट्रिक एसिड की आइसोमराइजेशन होती है, यानी थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर बदलता है, फार्मूला वही रहता है। तो सिट्रिक एसिड की आइसोमराइजेशन के बाद जो कंपाउंड बनता है वो है आइसोसिट्रेट। अब चूंकि सिर्फ आइसोमराइजेशन हुई है तो इस वजह से ये भी 6 कार्बन वाला है, तो ये भी 6 कार्बन वाला। तो दूसरा स्टेप क्या है? अनदर रिएक्शन, एगो रिएक्शन होता है, किसमें होगा? सिट्रिक एसिड में होगा। रिजल्ट इन आइसोमराइजेशन ऑफ सिट्रेट इनटू आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप क्या है? यहां ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 प्रोडक्ट बनती है, NADH बनता है और CO2 रिमूव होती है यानी आइसोसिट्रेट से। तो ये NADH में कन्वर्ट होगा क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसमें से हाइड्रोजन निकाल के NAD को दिए जाएंगे, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को दिए जाएंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH में कन्वर्ट, और साथ इसके CO2 रिमूव होगी। यानी आप ये समझ लें कि आइसोसिट्रेट से कीटो ग्लूटारेट में जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो NAD परफॉर्म कर रहा है। इस वजह से बुक वाले ने एक वर्ड इस्तेमाल किया है NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन, यानी ऐसी ऑक्सीडेशन जिसको NAD ने परफॉर्म किया है। हाँ, यहाँ NAD खुद रिड्यूस होता है क्योंकि खुद उसमें क्या हो रही है? हाइड्रोजन ऐड हो रही है। ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? आइसोसिट्रेट, और साथ के साथ एकम्पनीड बाय द रिमूवल ऑफ CO2 भी रिमूव होगी। तो यानी ऑक्सीडेशन भी हुई और डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई। डीकार्बोक्सिलेशन की डेफिनेशन क्या? रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम एनी प्रोडक्ट। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जब भी होती है तो NADH भी बनता है, CO2 भी बनता है। अगर आप देखें CO2 निकला तो 1 कार्बन भी निकल गया। तो अगर ये 6 कार्बन वाला था तो 1 कार्बन CO2 की शक्ल में निकल गया। तो अगला जो कंपाउंड बना है वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना है जिसमें कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। तो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट का बनना ये 2 स्टेप में होता है, ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन के जरिए से। उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट में दोबारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। तो अब ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि NADH बनेगा और CO2 रिमूव। लेकिन ये स्टेप जब होता है, क्योंकि काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन है वो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है कि उनसे एनर्जी निकलती है, तो जब ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सीनेट
में कन्वर्ट होगा तो ये इसमें कौन कौन सी चीजें, NAD से NADH बनेगा, ऑक्सीडेशन होगी, CO2, और ये जो प्रोसेस है चूंकि इसने एनर्जी बनाई है वो एनर्जी GDP ग्वानिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट, हमने पहले बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि फास्फोराइलेशन के लिए हमेशा एनर्जी चाहिए होती है। पहले हम यूजुअली इस्तेमाल करते थे ADP प्लस फॉस्फेट, हम कहते थे कि इसके लिए एनर्जी चाहिए और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। तो जिस तरह एडेनिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट ATP में कन्वर्ट होता है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में GDP यानी ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट पड़ा होता है प्लस फॉस्फेट, ये दोनों उस वक्त मिलेंगे जब इस प्रोसेस से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, और इससे क्या बन जाएगा, GTP बन जाएगा। अब ये जो GTP बना है इसका सेल में सिर्फ एक ही काम है, जहां भी इसको ADP मिला, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जहां भी इसको मिला ये फौरन अपना फॉस्फेट, क्योंकि GDP 2 फॉस्फेट, इसमें एक फॉस्फेट ऐड हुआ तो ट्राइफॉस्फेट मिल गया, एडेनिन डाइफॉस्फेट जहां भी इसको मिलेगा ये किस में कन्वर्ट कर देगा, दोबारा फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, और खुद दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसका काम एज ए कैरियर है कि ये हाई एनर्जी फॉस्फेट को लेता है, इस एनर्जी के जरिए से अपने आप को GTP बनाता है, और वो GTP फिर दोबारा GDP में ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, अपनी फॉस्फेट किसको देके, ADP को, और उसको ATP में कन्वर्ट कर देगा। यानी यहाँ ATP का बनना थोड़ा सा इनडायरेक्टली है कि पहले वो GTP बनता है, फिर बाद में वो GTP अपना फॉस्फेट जो हाई एनर्जी फॉस्फेट होता है वो ADP को देके उसको ATP में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन NAD परफॉर्म कर रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है, और ये वाहिद प्रोसेस है पूरे क्रेब्स साइकिल का जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी अगर थ्योरी को हम डिस्कस करें तो NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन, कि यहाँ भी ऑक्सीडेशन को NAD परफॉर्म करवाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है, हाँ एडिशन ऑफ वाटर भी हो रही है। ये थोड़ा सा जहन में आप लोग याद रखेंगे, एडिशन ऑफ वाटर। हालांकि डायग्राम में इसको नहीं लिखा गया, लेकिन थ्योरी में इसको चूंकि लिखा गया है तो इस वजह से यहाँ पानी को भी ऐड किया जाता है। उसके बाद ये जब सारा प्रोसेस अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनेट का बनना जब ये हो जाता है तो ये इससे एनर्जी निकलती है, वो पहले GTP बनाती है, वो GTP फिर आगे ATP बनाते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन वाला है, इससे चूंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकली है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड की C एक कार्बन को लेके निकलेगी, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, वो मजीद 4 कार्बन वाला कंपाउंड होगा। अच्छा, अगर सक्सिनेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट का कंपैरिजन करें, ठीक है, ये कंपैरिजन मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि बुक में ये वर्डिंग इस्तेमाल किए गए कि सक्सिनेट और ग्लूटारेट में, सक्सिनेट में एक कार्बन कम होता है और एक ऑक्सीजन कम होती है, एक कार्बन कम होता है और एक ऑक्सीजन कम होता है। तो मैंने फार्मूला इसका लिख दिया आसानी के लिए, इसका फार्मूला C5H6O5। अगर आप देखें इसका फार्मूला C4H6O4, यानी हाइड्रोजन तो दोनों के सेम है। फिर यहाँ एक क्वेश्चन आता है, जब इन दोनों के हाइड्रोजन सेम है तो NADH में हाइड्रोजन कहाँ से आया? तो इसका जवाब ये है कि जो पानी ऐड होता है, ठीक है, जो हाइड्रोजन की कमी होती है वो इसकी कमी को पूरा करते हैं। फिर एक सवाल ये भी आता है कि ऑक्सीजन तो 2 रिमूव हुए हैं, यहाँ एक ऑक्सीजन, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, ये उस 2 की कमी को में से एक की कमी को पूरा कर देते हैं। यानी इस वजह से आमतौर पे जो सक्सिनेट का फार्मूला है वो C4H6O4 है। तो इन दोनों को कंपैरिजन करें तो अल्फा कीटोग्लूटारेट और सक्सिनेट में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन कम है। तो ये MCQs एंट्री टेस्ट में भी पूछा जा सकता है और आपकी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट और सक्सिनेट में कितना डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद आगे सिर्फ ऑक्सीडेशन होती है, डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होती। यानी फिर आगे अगर डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी तो नंबर ऑफ कार्बन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास सक्सिनेट 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन इससे हाइड्रोजन रिमूव किए जाते हैं और फ्यूमरेट बन जाते हैं। अगेन यहां ऑक्सीडेशन को परफॉर्म करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
वो NAD नहीं है। ये वाहिद स्टेप है पूरी की पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन का जहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NAD नहीं है बल्कि FAD है। वो बिल्कुल इसी तरह का फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों कोएंजाइम्स हैं। ये याद आप लोगों ने याद रखना है कि ये दोनों कोएंजाइम की एग्जांपल्स हैं। तो FAD क्या करता है, 2 हाइड्रोजन निकालता है सक्सीनेट से और किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूमरेट में। अगेन बुक की लाइन मैंने यहाँ लिख दी है कि जो फ्यूमरेट और सक्सीनेट का अगर हम कंपैरिजन करें तो 2 हाइड्रोजन का फर्क है। तो सक्सीनेट से 2 हाइड्रोजन निकाल दें तो फ्यूमरेट बन जाएगा। अगर फार्मूला देखें C4H6O4 तो यहाँ भी C4H4O4, तो C4 यहाँ भी C4 है, O4 यहाँ भी O4 है। सिर्फ किसकी कमी है, हाइड्रोजन की। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। तो 2 हाइड्रोजन अगर सक्सीनेट से निकाल दिए जाए तो फ्यूमरेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैंने फार्मूला इस वजह से लिखा है, जो बुक की लाइन है वो आपको थोड़ी सी समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ वाहिद स्टेप है सक्सीनेट से फ्यूमरेट का बनना, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाकी पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन से थोड़ा सा डिफरेंट इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद फ्यूमरेट में से मैलेट के दरमियान कोई ऑक्सीडेशन नहीं होती, जस्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है जिससे फ्यूमरेट से मैलेट बन जाते हैं। चूंकि ना कार्बन रिमूव हुई है ना हाइड्रोजन रिमूव हुई है, तो इस वजह से इसमें 4 कार्बन होंगे, तो इसमें भी 4 कार्बन। हाँ, मैलेट से जब ऑक्सैलो एसीटेट बनता है तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन होती, सिर्फ ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन यहाँ ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है वो NAD है, और फिर जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है वो NAD, और दोबारा क्या बन जाता है, ऑक्सैलो एसीटेट। अभी ये जो ऑक्सैलो एसीटेट बना है ये फिर फर्दर जो नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल होगा तो उसको स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, बुक में यहाँ हर जगह तकरीबन ऑक्सीडेशन का वर्ड इस्तेमाल किया। यहाँ एक और टर्म लेकर आया है बुक वाला जिसको हम कहते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। तो डीहाइड्रोजिनेशन बेसिकली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को कहा जाता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को डीहाइड्रोजिनेशन भी कहा जा सकता है। और जो एंजाइम ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी ऑक्सीडेशन या डीहाइड्रोजिनेशन परफॉर्म करते हैं उनको डीहाइड्रोजिनेसिस कहा जाता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बेसिकली डीहाइड्रोजिनेशन है, उसमें से क्या निकाले जाते हैं, हाइड्रोजन निकाले जाते हैं। तो यहाँ डीहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन को परफॉर्म करने वाला जो प्रोसेस है वो NAD है, तो ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा। तो ऑक्सैलो एसीटेट फिर दोबारा अगला जो क्रेब्स साइकिल है उसको चलाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम A से मिला, सिट्रिक एसिड बना आइसोसिट्रेट, इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई, अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना, इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई, प्लस एनर्जी निकली, सक्सीनेट बना। सक्सीनेट की सिर्फ ऑक्सीडेशन हुई, यहाँ FAD इस्तेमाल होता है। उसके बाद फ्यूमरेट बना, यहाँ एडिशन ऑफ वाटर हुआ, मैलेट बना, यहाँ ऑक्सीडेशन या डीहाइड्रोजिनेशन हुई, तो इससे दोबारा क्या बन गया, ऑक्सैलो एसीटेट बन गया। ठीक है, तो ये क्रेब साइकिल ज़्यादातर बोर्ड के पेपर में इसका स्केच को ड्रा करना आता है कि इसका स्केच ड्रा करें। तो अगर स्केच ड्रा करना है तो डायग्राम में जितनी भी थ्योरी लिखी वो लाजमी लिखनी होती है। हाँ, जो थ्योरी में बातें मेंशन होती है वो अगर ना भी लिखें गुजारा चल जाते हैं। अच्छा, जितने भी प्रोसेस इस तरह के आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ जिससे आप लोग वो प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप याद कर सकते हैं, यानी आपके जहन में वो याद रहे। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने का भी एक छोटे सा ट्रिक है। ये एक छोटा सा इंग्लिश का सेंटेंस है, वो इस प्रोसेस को भी डिस्क्राइब कर रहा होता है। यानी आप कह सकते हैं जो सिट्रिक एसिड है इसकी जितनी भी प्रोसेस जब इसके साथ कंप्लीट होते हैं तो इसके आखिर में क्या बनता है, ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। तो इसी को हमने एक सेंटेंस की शक्ल में लिखा है, सिट्रेट इज क्रैब सबस्ट्रेट जिस पे कोई काम शुरू होता है। यानी सिट्रिक एसिड एक ऐसी क्रैब साइकिल में सबस्ट्रेट है फॉर मेकिंग ऑक्सैलो एसीटेट, जिसको इस्तेमाल करके हमने ऑक्सैलो एसीटेट बनाना है। तो सिट्रेट इज क्रैब सबस्ट्रेट, सिट्रेट क्रैब साइकिल की एक ऐसी सबस्ट्रेट है फॉर मेकिंग ऑक्सैलो एसीटेट जिसने ऑक्सैलो एसीटेट को बनाना है। तो याद रखने के लिए सिट्रेट एज इट इज आएगा, इसके साथ आइसोसिट्रेट आ जाएगा, सिट्रेट आ जाएगा, क्रैब का K से कीटो ग्लूटारेट याद रखेंगे, उसके बाद सबस्ट्रेट से सक्सीनेट याद रखेंगे, इसके पहले जो वर्ड है फ्यूमरेट से फॉर से फ्यूमरेट याद रखेंगे, और मेकिंग से मैलेट याद रखेंगे, और ऑक्सैलो एसीटेट एज इट इज। तो ये सेंटेंस है जिससे आपको सारा साइकिल याद रहेगा। तो इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी है
और साथ के साथ अच्छा एक और चीज़ जो जहन में आ गई है एंट्री टेस्ट के हवाले से, आमतौर पे क्वेश्चन आता है कि कितने पानी के मालिक्यूल इस्तेमाल होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में। ठीक है, तो अगर देखा जाए डायग्राम में तो 2 डायरेक्टली शो किए गए कि उनमें एडिशन हो रही होती है, लेकिन मैंने कहा ना एक थ्योरी में, ये वाला थ्योरी में लिखा हुआ है। तो ओवरऑल जो सिट्रिक एसिड साइकिल में थ्योरी को मिला के और डायग्राम को मिला के 3 पानी के मालिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे ऐसे एंट्री टेस्ट के पेपर देखे हैं मुख्तलिफ अकेडमीज़ के जिनमें ये क्वेश्चन बारहा पूछा गया था। तो उसमें आंसर होगा 3 वाटर के मालिक्यूल यूटिलाइज होते हैं। कोई आपसे जस्टिफिकेशन मांगे कि डायग्राम में तो 2 है, तो आप उसको थ्योरी की लाइन भी दिखा सकते हैं कि जो थ्योरी की जो लाइन है उसमें एक मेंशन किया गया है। तो ओवरऑल जो क्रैब साइकिल में 3 मालिक्यूल है जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी आप लोग याद रखेंगे। इस सेंटेंस से आपको स्टेप नहीं भूलेंगे। स्ट्रेट इज क्रैब सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्सैलेज। तो स्ट्रेट इज आइसोसिट्रेट, क्रैब कीटोग्लूटारेट, सबस्ट्रेट सक्सिनेट फॉर फ्यूमरेट मेकिंग मैलेट ऑक्सैलोएसीटेट। तो इससे बड़ी आसानी से ये साइकिल याद रहेगा। आज के लिए इतने ही। अल्लाह हाफिज़।